बर्गन में अनस मलिक मौजूद है। अनस, सबसे पहले तो आज ये बताएगा कि कल तक, यानी कि 2 दिन तो ये लग रहा था कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपसे बात हो रही थी तो लगा कि सिर्फ सफ़र आपका हुआ है और सफ़र के बाद फिर वापसी हो जाएगी, लेकिन एकदम फिर नक्शा बदला और जिस तरह से मोहसिन नकवी ईरान गए, फिर चीज़ें आगे बढ़ीं और मुज़ाकरात का सिलसिला बाकायदा आज शुरू हो गया है। आज की जो सिचुएशन है वो क्या थी और अब सूरत हाल वहाँ पे क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब मैं जुमेरात को यहाँ पे पहुँचा तो उस वक्त ये सफ़र जो है वो अंग्रेज़ी का सफ़र ज़्यादा लग रहा था, ना कि उर्दू का सफ़र लग रहा था, क्योंकि जैसे हम इमिग्रेशन की लाइन में पहुँचे तो पता चला कि जी वज़ीर आज़म का दौरा मनसूख हो गया है और मुलतवी हो गया है और वो नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर कल से गुज़श्ता 24 घंटों में 30 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई है, वो जो अंग्रेज़ी वाला सफ़र था वो उर्दू वाले सफ़र में तब्दील हो गया और बाकायदा जो सफ़र किया है उसकी एज इट सेज इट्स वर्थ इट। तो पिछले 24 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसमें हमें ये समझ में आया कि मोहसिन नकवी जो है वो एक मिशन पे गए थे तेहरान, और वो मिशन ये था कि किसी तरह ईरान को कायल किया जाए कि जो आशूर तक इस मामले को, बातचीत के सिलसिले को डिले ना किया जाए। तो उस मिशन के अंदर मोहसिन नकवी जो है बज़ाहिर कामयाब हमें नजर आए। और उसी के बाद फिर हमने देखा कि पहले ये बात हुई कि शायद आला ओहदेदारान जो पाकिस्तान से हैं वो ही सिर्फ आए, और फिर ओवरनाइट जो है वो, बल्कि चंद घंटों बाद ही जो है ये पूरी सिचुएशन डेवलप हुई कि उधर से JD वैंस, इधर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और बाकर अली वफ़द जो है वो आ गए। कतरी वफ़द जो है वो यहाँ पे जुम्मे से ही मौजूद था कतर, क्योंकि जहाँ पे मौजूद हूँ बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट के अंदर, मेरे अक़ब में ईरान का होल्डिंग रूम है और सामने जो है पाकिस्तानी होल्डिंग रूम है, और राइट साइड पर जो है वो वहाँ पर इस वक्त कोऑर्डिनेटेड मीटिंग की जो 4 फरीक़ी मुज़ाकरात हैं उसका दूसरा राउंड जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट थी उसमें सिर्फ एक ही एम्फेसिस ये था कि किसी न किसी तरह बातचीत के सिलसिलों को रोका ना जाए, और मेरे ख्याल से बोथ साइड्स हैव सक्सीडेड इन दैट। जी सही है। तो ये संजीदा कोशिशों के बाद अब बहरहाल मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा है। अनस साथ रहिएगा। इमरान अली साहब, अब वाकई हम ये कहें कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और अमन की तरफ बाकायदा एक सफ़र, उर्दू का सफ़र ये उसका आगाज़ हो गया, और ख़ास तौर पर जो अगले 60 दिन हैं उसमें अब संजीदा कोशिशें, एक दूसरे के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कोई राह निकलती नज़र आ रही है जो पिछले 24 घंटों में हमें संजीदगी है उसके बाद? देखिए, बहुत खुशाइन बात है जिस तरह अनस ने बताया कि टॉक्स शुरू हो गई हैं और बिल्कुल ईरान को पर्सुएड किया पाकिस्तान ने के जो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, ये जो अगले 60 दिन है ये आसान नहीं होंगे, और मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल मसला लबनान का होगा, क्योंकि विड्रॉल ऑफ इजराइल का आई थिंक ईरान डिमांड करेगा और इजराइल को विड्रॉ करवाना आसान नहीं होगा। उसके अलावा मेरा ख्याल है जिस तरह ने कहा न्यूक्लियर रसूखगी पे कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगी, अब ना हॉर्मुज़ को खोलने पे कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन उनकी सॉवरेंटी जो ईरान चाहता है कि ऑन पेपर उनकी सॉवरेंटी रिकग्नाइज हो, उसमें डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बट आई स्टिल थिंक कि ये दिन है कि वो टेक्निकली उसको हैंडल कर सकते हैं। जो 300 बिलियन का प्लान है वो बनाना ही पड़ेगा, और ये मैं क्लियर नहीं हूँ कि क्या ये गल्फ़ स्टेट्स देंगी। अगर गल्फ़ स्टेट्स भी देंगी तो वो भी अमेरिका के कहने पे ही देंगी, या ये हो सकता है कि हॉर्मुज़ के ऊपर कोई मिनिमल सा टैक्स लेके पूरा करे, लेकिन आई थिंक ये किसी थर्ड फीचर से ही होगा। तो इसलिए ये टॉक्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन लबनान का ऐसा मसला है जो इनको होल्ड बैक कर सकता है और प्रॉब्लम में डाल सकता है। अच्छा उवैस, तो सब जो इजराइल वाली बात कर रहे हैं इमरान साहब, भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, ईरान उसके लिए बहरहाल एक बड़े रुकावट भी नज़र आ रहा है, और इजराइल को हमेशा अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट रही है, लेकिन इस वक्त अमेरिका चाह भी रहा है मुज़ाकरात, तो इजराइल किसी न किसी तरह से स्पॉइलर है, आप समझते हैं, या कोई डबल गेम इसमें हो रही है। इजराइल को क्या काबू अमेरिका कर सकेगा, स्पेशली इन 60 डेज़ में जिसमें अब बातचीत हो रही है, और इस मुआहदे के बाद भी वो कुछ कर सकता है और दोबारा मामला जो है वो कोई और रुख इख्तियार कर जाए? देखिए, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जो डेवलपमेंट हुई उसके अंदर तो इसमें कोई शक नहीं कि मशरिक़ वस्ता में इजराइल और अमेरिका
کے جو انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، اس کے ہمیں اس میں ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تضاد نظر آ رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ فیوریبل نہیں امریکہ کے ہیں. اور دوسرا ان کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں خود اس جنگ کے خلاف سینٹیمنٹس نظر آئے ہیں. خود ان کی ریپبلکن پارٹی میں جذبات اس طرح کے موجود ہیں. ایگزٹ پولز کے اندر جو ہے وہ 6 سے 7 10 میں سے امریکی جو ہیں اس جنگ کے خلاف ہیں. اور ایک بیانیہ وہاں پہ پنپ رہا تھا غازہ سے میں جنگ کے بعد، بالخصوص ینگر جنریشن کے اندر. میں خود واشنگٹن میں تھا ان دنوں، تو وہاں پر ایک جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اینٹائی نتنیاہو یا اینٹائی اسرائیل تھے. اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وانس دونوں کو یہ ایک اسپیس ملی ہے کہ وہ کھل کے تنقید کر سکیں، اور نتنیاہو کو اور اسرائیل کو کافی آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے. تو مجھے ہی نہیں لگتا کہ ڈبل گیم. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹریٹجک ٹائز جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ کیا ختم ہو جائیں گی اوور نائٹ، وہ تو ایسا نہیں ہوگا. نہ ابھی جس طرح ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے، نہ انخلا ہوگا کہ جی صدرن لبنان سے جو ہے وہ ان کی فوجیں نکل جائیں گی. 2000 اسکوائر کلومیٹر یعنی کہ 20% جو ہے وہ 25% علاقہ جو ہے لبنان کا انہوں نے انلیگلی آکوپائی کیا ہوا ہے گزشتہ 4 مہینے کے اندر. مارچ سے جو خونریزی شروع ہوئی تھی، 4000 لوگ وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں، 1.5 ملین لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، جو وہ بھی 1/4 آبادی ہے لبنان کی. تو ایک بلیڈنگ وونڈ تو بنا ہوا ہے لبنان، اور لبنان کے اندر بہت اسٹیکس آئی ہیں ایران کے. لیکن یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ اس کے اندر لبنان کے اندر سب کچھ حاصل کر لے گا اور اسی کے بعد مذاکرات میں بیٹھے گا، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایران کو امریکہ کی طرح یہ پیس ڈیل چاہیے، ایران کو گلوبل آئسولیشن سے فرار چاہیے، ایران کو اپنے جو منجمد اکاؤنٹس ہیں ان کو انفریز کروانا ہے، ان پہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں اس کو ہٹوانا ہے. اور اسی وجہ سے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، اگر آپ کو یاد ہو مدثر کہ اپریل کے اندر 11 اور 12 اپریل کو جو نیگوشیشن ہوئے تھے اس کے اندر لبنان شامل تھا، لیکن اس کے بعد جے ڈی وانس اور ڈونلڈ ٹرمپ انکاری رہے. لیکن اس کے باوجود بیک چینل ڈپلومیسی کے اندر ایران شامل رہا. تو یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ اس کی ضد ہوگی، ایران یہ چاہتا ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو بدھ کے روز ایک تاریخی سگنیچر جس میں ہوئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی اونرشپ لی ہے، خود سائن کیا. اس کے اندر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کمپریہنسو سیزیشن آف ہاسٹیلٹیز آن آل فرنٹس انکلوڈنگ لیبنان. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی پاسداری ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ دباؤ ڈالتے رہے تاکہ یہ کہیں غازہ کی طرح یہ معاملہ نہ ہو کہ سیز فائر آن پیپر ہو لیکن اس کے باوجود ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہو. تو مجھے دوسرا یہ کہ اس نیوکلیئر ٹاک جو اس وقت برگن اسٹاک میں ہو رہی ہیں، انس جہاں پہ موجود ہیں آپ کے نمائندے، وہ اچھی طرح بتائیں گے کہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ کہ 80 منٹ کا پہلا راؤنڈ ختم ہو چکا ہے، جس کے اندر غالب آپ بھی تھے، عباس سراغچی بھی شامل تھے،